गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस प्रीलिम्स 2020 के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे आज से, और ये होगा इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखिए, केवल 94 डेज जो है शेष बचे हैं। 5 जून को एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का इस साल वाला। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस पेपर 1 और दूसरा होता है जीएस पेपर 2। जो मेरिट बनती है जीएस पेपर 1 से बनती है, ठीक है। 200 नंबर का ये भी होता है, 200 नंबर का ये भी होता है। और ये पेपर 2 जो होता है वो सी सेट का होता है, क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन इसमें क्वालिफाइड होना ज़रूरी है वरना मेरिट नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सी नदियाँ घड़ियाल का माध्यमिक आवास है? घाघरा, गंडक, रामगंगा, सोन। देखिए, घड़ियाल पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, टेस्ट सीरीज़ में इंपॉर्टेंट है। और जो इसका माध्यमिक आवास है वो है घाघरा नदी, गंडक नदी, रामगंगा नदी और सोन नदी भी। तो सारे के सारे हो गए करेक्ट, तो डी है इसका आंसर। तो घड़ियाल, जिसे कभी कभी गोव्यल भी कहा जाता है, एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है। और मगरमच्छ जो है रेप्टाइल का एक समूह है जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल, कैमन आदि शामिल है, यानी सरीसृप है ये। देखिए, भारत के उत्तरी भाग का जो ताज़ा पानी है वो घड़ियाल का प्राकृतिक आवास है। और घड़ियाल का जो प्राथमिक आवास है वो है चंबल नदी। चंबल जो कि यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, यमुना की सहायक नदी है। और घड़ियाल का अगर माध्यमिक आवास की बात करें तो घाघरा नदी, गंडक नदी, गिरवा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, रामगंगा नदी उत्तराखंड में बहती है, और सोन नदी जो कि बिहार में बहती है। घड़ियाल को जो है IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है घड़ियाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत सरकार ने वर्ष 2023 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि के उत्सर्जन में वृद्धि होती है। यदि वृद्धि होती तो क्यों मिलाते पेट्रोल में 20% एथेनॉल? गलत है दूसरा स्टेटमेंट। कमी होती है इन सब में, प्रदूषक हैं ये, वायु प्रदूषक। तो वृद्धि नहीं होती, कमी होती है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला भी गलत है। 2023 नहीं, 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हो जाते हैं, डी है इसका आंसर। तो भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। तो करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, 2023 नहीं है, 2025 तक है। और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि के उत्सर्जन में कमी आती है, कमी, वृद्धि नहीं होती। तो गलत थे वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा, खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा, दोनों के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस WHO और FAO के द्वारा मनाया जाता है। तो ए और बी यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO संयुक्त रूप से सदस्य राज्यों और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। यह दिवस पहली बार जो है वर्ष 2019 में द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी के तहत, ठीक है, अदिस अबाबा सम्मेलन और जिनेवा फोरम द्वारा 2019 में की गई खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए किया गया था, मनाया गया था। नंबर 4 पर आ जाइए। क्रायोजेनिक इंजन प्रणोदक के रूप में उपयोग करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन का, लिक्विड ऑक्सीजन का, दोनों का, या परिष्कृत केरोसिन का? क्रायोजेनिक इंजन की बात हो रही है तो लिक्विड हाइड्रोजन है और लिक्विड ऑक्सीजन होगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। तो क्रायोजेनिक इंजन प्रणोदक के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन यानी तरल हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यानी तरल ऑक्सीजन के संयोजन का उपयोग करता है। जो अर्ध क्रायोजेनिक इंजन होता है उसमें प्रणोदक के तौर पर तरल ऑक्सीजन यानी लिक्विड ऑक्सीजन और शोधित केरोसिन के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा इसको। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का उपयोग ऐसे लेन देन के लिए किया जाता है जो पुनरावृत्तीय और आवधिक प्रकृति के होते हैं
और सेकंड वाला स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम लेन देन के लिए भुगतान या प्राप्ति की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो पुनरावृत्तीय एवं आवधिक प्रकृति की है। तो करेक्ट हो गया पहला वाला स्टेटमेंट। और ईसीएस का उपयोग संस्थाओं द्वारा लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि के वितरण के लिए या टेलीफोन या बिजली या पानी के बकाये के लिए, राशियों के थोक संग्रह, उपग्रह या कर संग्रहण या ऋण किस्त चुकाने, म्यूचुअल फंड, बीमा प्रीमियम आदि में आवधिक निवेश के भुगतान के लिए किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई एक समग्र संगठन है जो भारत में खुरदरा भुगतान और निपटान प्रणाली को संचालित करता है। देखिए, एनपीसीआई को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और निपटान प्रणाली के साथ साथ भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के कारण होती है। और सेकंड स्टेटमेंट है, बोलवाचिया बैक्टीरिया का उपयोग डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। बोलवाचिया बैक्टीरिया, बिल्कुल इसका जो उपयोग है वो डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और डेंगू जो कि एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है, पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के कारण होती है। दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। तो डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है, ठीक है, जो डेंगू वायरस यानी जीनस फ्लेवी वायरस के कारण होती है। इसका प्रसार मच्छरों की कई जीनस, जिसमें से एंडीज प्रजाति जो है मुख्य रूप से, उसमें भी देखा जाए एंडीज में तो एंडीज इजिप्टाई के द्वारा होता है। फ्लेवी वायरस पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस का एक जीनस है। तो करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। यह जो मच्छर है वो चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका इन्फेक्शन का भी वाहक है। और हाल ही में वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के शोधकर्ताओं ने इंडोनेशिया में डेंगू को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने हेतु बोलवाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छरों का इस्तेमाल किया है। तो करेक्ट हो गया दूसरा वाला भी स्टेटमेंट। नंबर 7 पर आ जाइए। एकीकृत बागवानी मिशन में निम्नलिखित में से किन फसलों को शामिल किया गया है। मशरूम, नारियल, बांस, मसाले, काजू। नारियल है, मसाले हैं, काजू भी है, बांस भी है, मशरूम भी है, सारी की सारे हैं। तो 1 2 3 4 5। तो एकीकृत बागवानी मिशन फल, सब्जी, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको, बांस आदि बागवानी क्षेत्र के फसलों के समग्र विकास हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना है। और इस योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 से लगातार कार्यान्वित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे। टोपरा सिकंदरा, सिकंदरा पंचकुला, मेरठ पंचकुला, टोपरा मेरठ। फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे, उत्तर प्रदेश के मेरठ से और हरियाणा के टोपरा से। तो डी है इसका आंसर, डी है इसका आंसर। तो 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को उत्तर प्रदेश के मेरठ और हरियाणा के टोपरा में अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे। फिरोज शाह तुगलक ने उन्हें दिल्ली मंगवाया, लेकिन उनको पढ़ने और समझने में वो असफल रहा। और इन अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है, ठीक है, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कभी कभी सन भी पूछ ली जाती है 1837 में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से होम रूल लीग के उद्देश्य थे। धार्मिक स्वतंत्रता की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार। होम रूल लीग के उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता की स्थापना तो था, राष्ट्रीय शिक्षा भी था, सामाजिक सुधार भी था, राजनीतिक सुधार सभी तो थे। 1 2 3 4 आ जाएगा डी। तो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित होकर भारत में स्वय शासन की प्राप्ति के लिए इंडियन होम रूल लीग लाई गई थी। एनी बेसेंट ने अपने 2 समाचार पत्रों द कॉमनवेल और न्यू इंडिया के माध्यम से इस विचार को आगे बढ़ाया। और होम रूल लीग के उद्देश्य की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता की स्थापना करना, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक सुधार और राजनीतिक सुधार सारे। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नरम दल संबंधी नेताओं में शामिल नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, कृष्ण कुमार मित्र, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, यानी गरम दल और नरम दल। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये तो हैं उदारवादी यानी नरम दल के हो गए, यहाँ नहीं पूछा है। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, ये भी नरम दल के हो गए। कृष्ण कुमार मित्र नरम दल है। लाल बाल पाल, तीनों जो लाल बाल पाल हैं यानी विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये जो हैं वो गरम दल के हैं। अरविंद घोष गरम दल। तो जो नहीं है तो 4 और 5 नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण यानी 1885 से 1905 के नेताओं को उदारवादी नेता कहा जाता था। उदारवादी नेता संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे और कानून के दायरे के भीतर रहकर काम करते थे। उनके तरीकों में जो शामिल था वो थे जैसे संकल्प पारित करना हो गया, अनुनय करना हो गया, याचिकाएं और अपील दायर करना। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का नाम हो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयब जी, जस्टिस रानाडे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, कृष्ण कुमार मित्र इत्यादि सुविख्यात उदारवादी नेता थे। यानी पहले दूसरे तीसरे हो गए उदारवादी। और आगे धीरे धीरे समय बढ़ा तो उग्र राष्ट्रवाद यानी चरमपंथ का चलन जो है बढ़ता गया और इसकी अभिव्यक्ति जो है बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में उसके खिलाफ हुए आंदोलन में देखने को मिली। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से ही देश में उग्र राष्ट्रवाद का संप्रदाय जो है अस्तित्व में था और इस संप्रदाय का प्रतिनिधित्व बंगाल में राजनारायण बोस ने, अश्वनी कुमार दत्त और अरविंद घोष, इन तीनों ने किया था बंगाल में। और महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने किया था। इसके पश्चात विभाजन विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि में चरमपंथी नेताओं की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, सम्मिलित रूप से इनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जो है केंद्र में आइए। तो चौथे 5 में चरमपंथी हो गए, पहले दूसरे हो गए उदारवादी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ मिश्रित 10 प्रश्न थे, ये पहला टेस्ट है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।